मेरा पति सिर्फ 10वीं पढ़ा था, लेकिन वह बांझ महिलाओं का इलाज करता था। हैरानी की बात यह थी कि उसके पास जो भी बांझ महिला आती, वो एक बार में ही पेट से हो जाती। और तो और, मेरा पति उन औरतों के पतियों को क्लिनिक में आने नहीं देता था, ना ही मुझे अपने पति के क्लिनिक में जाने की इजाज़त थी। एक दिन जब मैं बुर्का पहनकर क्लिनिक गई, तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरा पति उस औरत के साथ मेरी वजह से मेरे पति को ये सब करना पड़ता था। यह उस समय की बात है जब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। हमने कई दिन परेशानी में बिताए। इस वजह से मेरे पति को एक विचार आया और उसने हमारे घर की छत पर एक क्लिनिक शुरू किया। शुरुआत में बिना किसी प्रतिक्रिया के 1 साल में केवल 4 महिलाएं उसके पास आईं और आश्चर्यजनक रूप से वे चारों गर्भवती हो गईं। फिर धीरे धीरे जो भी औरत उसके पास आती, वो सभी गर्भवती होने लगी। क्लिनिक अच्छा चलने लगा। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और अब मेरे पति के पास औरतों की भीड़ जमा होने लगी। मेरा पति हर दिन छत पर उन महिलाओं का इलाज करता था जो बांझ थीं, और मैं नीचे काउंटर पर काम करती थी। मेरा पति बदले में मुझे अच्छा भुगतान करता था। एक दिन एक महिला का पति उसके साथ आया हुआ था। बहुत देर बाद भी उसकी पत्नी नीचे नहीं आई, तो उसका पति ऊपर जाने की जिद करने लगा। मैंने उसे कहा कि भाई साहब, आपकी पत्नी के साथ और भी महिलाएं हैं, इसलिए मैं आपको ऊपर नहीं जाने दे सकती। वो मेरी बात पर थोड़ी देर चुप रहा। फिर वह मुझसे बोला कि अगर मैं ऊपर नहीं जा सकता, तो कम से कम आप तो जा सकती हैं, क्योंकि आप तो एक महिला ही हैं। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि दरअसल मुझे भी ऊपर क्लिनिक में जाने की इजाज़त नहीं है। मेरी ये बात सुनकर वह आदमी हैरान हो गया और वह बोला, लेकिन आप एक महिला होकर ऊपर क्यों नहीं जा सकती? तो मैंने कहा, हर जगह के अपने कुछ नियम होते हैं और मेरे पति का यही नियम है और मैं इसे चुपचाप मानती हूँ। हालांकि मुझे खुद भी अपने पति का बनाया हुआ यह नियम बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था, क्योंकि वह खुद महिलाओं का इलाज करता था, लेकिन मैं एक महिला होकर भी उसके क्लिनिक में जा नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद 2 महिलाएं बुर्का पहन कर आईं और पति के क्लिनिक में ऊपर चली गईं। 2 घंटे बाद उस आदमी की पत्नी नीचे आई और उसके पीछे ही वो 2 बुर्का पहन कर आई हुई औरतें भी चली आईं। फिर मेरे पति विजय भी क्लिनिक से नीचे आ गए और चेहरे से नकाब हटा दिया और हाथ के दस्ताने पास के कूड़ेदान में फेंक दिए। उसके चेहरे पर इस समय खुशी के भाव थे, इसलिए आखिरकार मैंने उनसे एक सवाल पूछने की हिम्मत की कि विजय, आप इन महिलाओं के साथ ऐसा क्या करते हैं जो इनकी सूनी गोद एक बार में भर जाती है, जबकि आप तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं और इन महिलाओं की ज़िंदगी बिखरने से बच गई है। लेकिन मेरे पति ने मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया। वह चुपचाप बैठे रहे। न जाने वह कौन सा राज मुझसे छुपा रहे थे। आखिर मैं उनकी पत्नी थी, उन्हें वह राज पहले मुझे बताना चाहिए था। शुरुआत में मेरे पति का यह काम बहुत धीमी गति से चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे कई महिलाएं पेट से होती गईं, ये खबर आग की तरह सभी लोगों में फैलती गई। उसके बाद तो बहुत सारी महिलाएं मेरे पति के पास इलाज के लिए आने लगीं और इस क्लिनिक को अकेले संभाल पाना मेरे पति के लिए मुश्किल हो रहा था। इसीलिए उन्होंने नीचे एक काउंटर खोल दिया और अपने पति की मदद करने के लिए मैं उस काउंटर को संभालने लगी। मैं उस काउंटर पर बैठती थी और औरतों का और उनके पति का ब्लड सैंपल कलेक्ट करती थी। उन महिलाओं का इलाज 3 से 4 घंटे तक चलता था। मैं हर बार विजय से एक ही सवाल पूछती थी कि तुम महिलाओं के साथ क्या करते हो, लेकिन विजय हर बार मेरे सवाल का जवाब देने से बचते रहते थे। मेरे विजय के क्लिनिक में जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन जब क्लिनिक में मरीज नहीं रहते थे तो भी मुझे उनकी क्लिनिक में जाने की इजाज़त नहीं थी। मैं अपने पति से इस बारे में ज़्यादा कुछ दबाव डालकर पूछ भी नहीं सकती थी,
क्योंकि मेरे पति कई सालों से अब तक बेरोजगार ही थे और अब जब यह सब करके उन्हें अच्छी खासी कमाई हो रही है तो घर उनकी ही कमाई से चल रहा था। पहले तो 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से हमारे बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था और मैं बार बार अपने मायके चली जाया करती थी। लेकिन जब कुछ सालों बाद मेरे माता पिता का देहांत हो गया तब तो मेरे पास कहीं और जाने का कोई रास्ता भी नहीं बचा। इस वजह से हमारे बीच झगड़े और भी ज़्यादा बढ़ने लगे थे। एक दिन मेरे पति ने खुद से ही एक फैसला किया और उन्होंने मुझसे कहा कि वह छत पर बने कमरे में क्लिनिक शुरू करना चाहते हैं। उनकी ये बात सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से उनके ऊपर हंसने लगी। मैंने कहा, क्या आप एक डॉक्टर हैं? आप तो केवल 10वीं ही पास हैं, फिर आप क्लिनिक कैसे चला सकते हैं? तो वह मुझसे कहने लगे कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकती तो मेरे काम में टांग भी ना अड़ाओ। अब तक मैं बेरोजगार था और तुमने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की, लेकिन अब जब मैं कड़ी मेहनत करके कुछ करना चाहता हूँ तो तुम मेरा मजाक बना रही हो। ये सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं मुंह बनाकर वहाँ से चली आई। आखिरकार मेरे पति ने बिना किसी की मदद के छत पर बने कमरे को क्लिनिक में बदल दिया। मैंने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन वह अपनी बात पर अड़े थे। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर इतना सब कुछ कर लिया था। मैं यह जानने की कोशिश करती थी कि वह औरतों के साथ क्या करते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आखिर वह जो करते हैं अपने घर और अपने बच्चों के लिए करते हैं। मेरे माता पिता के देहांत के बाद मेरे अपनों में सिर्फ मेरी छोटी बहन सीमा थी, लेकिन उसकी शादी के 10 साल बाद भी उसके कोई संतान नहीं थी। इसलिए उसका पति और ससुराल वाले उसे धमकी देते थे कि वह अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देंगे और मेरी बहन से उसका तलाक करवा देंगे। मेरी छोटी बहन भी मेरे पति से अपना इलाज करवाना चाहती थी, लेकिन मेरा पति उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करता था। इसकी वजह यह थी कि जब मेरी शादी के बाद मेरे पति कई सालों तक बेरोजगार रहे तो मेरी बहन ने भी मेरे पति के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और कई बार तो उन्हें बहुत गलत शब्द कहे और बेरोजगारी के ताने भी मारे थे। मैंने कई बार अपने पति से मेरी बहन के ट्रीटमेंट के लिए बात करी, लेकिन मेरे पति को बीती पुरानी बातें बहुत अच्छे तरीके से याद थीं। इसलिए उन्होंने मेरी बहन का ट्रीटमेंट करने के लिए साफ तरह से इनकार कर दिया था। मेरे दिमाग में बार बार यही सवाल आता कि क्या सच में मेरे पति मेरी बहन से चिढ़े बैठे हैं, इसलिए उसका इलाज नहीं करते, या फिर उनके अंदर इस बात का डर बैठा हुआ है कि अगर उन्होंने मेरी बहन का इलाज किया तो वह अपने क्लिनिक में औरतों के साथ क्या करते हैं ये राज मुझे पता चल जाएगा। मेरी बहन के इलाज ना करने के पीछे आखिर असली कारण क्या था, ये मेरी समझ से बाहर था। विजय के क्लिनिक को और भी ज़्यादा पहचान मिल रही थी और इधर मैं कई रातें यह सोचकर सो नहीं पा रही थी कि आखिर विजय वास्तव में ऐसा क्या इलाज कर रहे हैं औरतों का कि वह तुरंत ही पेट से होती चली जा रही हैं। अगले दिन एक महिला मरीज आई और उसके तुरंत ही बाद 2 महिलाएं आईं जो कि बुर्का पहने हुए थीं। उन्होंने आकर मुझसे ऊपर वाले क्लिनिक में जाने की इजाज़त मांगी। मैंने उन दोनों महिलाओं को ऊपर क्लिनिक में भेज दिया। लगभग 4 घंटे के बाद वह मरीज महिला बाहर आई और पीछे से ही वह दोनों बुर्का पहने हुए महिलाएं भी आ गईं। तभी अचानक से मेरी नज़र उन बुर्का पहने हुए महिलाओं में से एक महिला की चप्पलों पर पड़ी। ये बात बहुत ही हैरान करने वाली थी क्योंकि उसने पुरुषों की चप्पल पहनी हुई थी। मुझे उन पर शक हुआ, इसलिए मैंने तुरंत ही उन्हें जाने से रोका और उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ काफ़ी समय से आ रही हैं, क्या आपकी समस्या का अभी तक कोई हल नहीं निकला है? तो उनमें से एक महिला ने मेरी तरफ एक पर्ची बढ़ाई। मैंने जब उस पर्ची को खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि हम बोल नहीं सकते हैं और हम यहाँ महिलाओं का इलाज करने के लिए आते हैं। जब मैंने ये बात पढ़ी तब मुझे पता चला कि दोनों महिलाएं बांझ महिलाओं का इलाज कर रही थीं और मेरा पति खुद इस सब का श्रेय ले रहा था। वो मुझसे पर्ची वापस लेकर चली गई और फिर मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचा और वापस अपने काम में लग गई। उसके बाद मेरी बहन सीमा का फ़ोन आया। वह बहुत ज़्यादा रो रही थी।
वह मुझसे बोली, दीदी कैसे भी करके जीजा जी से मेरा इलाज करवा दो, क्योंकि अब मेरा पति मुझे तलाक देने वाला है। मैंने उस बेचारी को जैसे तैसे समझाया और फ़ोन रख दिया। जब सारी मरीज महिलाएं चली गईं तो मैं ऊपर क्लिनिक में गई, क्योंकि आज मुझे अपनी बहन के लिए बहुत फिक्र हो रही थी। मैंने जैसे ही क्लिनिक का दरवाज़ा खोला तभी विजय मुझ पर बहुत ज़ोर से चिल्लाए और मुझे बाहर की ओर धक्का दे दिया। मुझे मेरे पति का ऐसा व्यवहार बहुत अजीब लगा। अपने पति के व्यवहार से मुझे गुस्सा तो बहुत तेज आया, लेकिन उस वक्त अपनी बहन की खातिर मैंने अपने गुस्से को दिल में दबा लिया। फिर मैं विजय से अपनी बहन से इलाज के बारे में कहने लगी तो उन्होंने सीमा का इलाज करने से साफ साफ इनकार कर दिया। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख पहुंचा। मैंने उनसे विनती भी की और जो कुछ भी अब मेरी बहन के साथ होने वाला है वह सारी बातें भी मैंने विजय को बताईं। लेकिन वह सब सुनने के बाद भी विजय ने एक बार फिर मुझे साफ साफ इनकार कर दिया। इस वजह से मैंने विजय से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। लेकिन उन्हें तो इस सब की कोई परवाह ही नहीं थी, क्योंकि अब तो वह खूब पैसे कमा रहे थे और अब उनकी नज़रों में मेरी कोई भी वैल्यू नहीं बची थी। अगले दिन शाम को सीमा रोती रोती हमारे घर आ गई और मुझसे बोली, दीदी कुछ भी करो लेकिन जीजा जी से कहो कि वह मेरा इलाज कर दें। आज मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और बहुत जल्द वह मुझे तलाक भी देने वाला है। मेरी बहन की ये सारी बातें मेरे पति विजय सुन रहे थे, लेकिन उनका दिल तो पत्थर का हो गया था। मेरी बहन विजय के सामने हाथ जोड़ने लगी और बोली कि आपसे पहले मैंने जो भी कहा सुना उसके लिए मुझे बहुत खेद है। मैंने भी विजय को समझाया कि अब केवल तुम ही हो जो मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा सकते हो। विजय ने कहा, अगर सीमा का पति दूसरी शादी करना चाहता है तो उसे दूसरी शादी करने दो, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन मैं उसका इलाज नहीं कर सकता। मैं और मेरी बहन विजय को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। विजय को मेरी बहन की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वह अपनी बात पर अड़े हुए थे। सीमा ने मुझसे कहा, जीजा जी आखिर मेरे माफ़ी मांगने के बावजूद भी मेरा इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं खुद भी इस बात की जड़ को जानना चाहती थी, लेकिन मुझे कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा था। अब सीमा हमारे साथ ही हमारे घर में रहने लगी थी, क्योंकि उसका भी हमारे सिवा अब कोई सहारा नहीं था और वह भी क्लिनिक में होने वाली सारी गतिविधियों को देख रही थी। वह हर दिन विजय को मनाने की कोशिश करती और बार बार उनसे माफ़ी मांगती, लेकिन विजय अपनी इस बात पर जमे हुए थे। सीमा ने एक दिन मुझसे कहा, दीदी मुझे तो कोई गड़बड़ नज़र आती है, इसीलिए जीजा जी मेरा इलाज करने से बार बार मना कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वह मेरा इलाज कर ही नहीं सकते। क्या यहाँ जो कुछ हो रहा है आपको नहीं दिख रहा? आपकी आंखों पर तो ऐसा लग रहा है जैसे पैसों की पट्टी बंधी हुई है। जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं हर दिन 2 बुर्का वाली महिलाओं को यहाँ आता हुआ देख रही हूँ, लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि जब मरीज़ महिला अंदर जाती है तो उसके बाद ही वह बुर्का वाली महिलाएं भी उसके पीछे जाती हैं, और जब मरीज़ महिलाएं 4 घंटे बाद बाहर आती हैं तो उसके बाद ही वह बुर्के वाली महिलाएं भी बाहर आती हैं। आखिर 4 घंटे तक ऐसा कौन सा इलाज चलता रहता है? और तो और वह महिलाएं किसी आदमी की तरह लगती हैं। आप तो ब्लड सैंपल लेने में व्यस्त रहती हो, इसीलिए आप इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे पाती हो। जो महिलाएं इलाज करने के लिए आती हैं वह तो क्लिनिक में चली जाती हैं और उनके पति वापस चले जाते हैं। क्या उनके पतियों ने कभी आपको अपने खून का नमूना दिया है? इसका मतलब मुझे तो यही लग रहा है कि आपके पति बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। सीमा मुझसे वही सब बातें दोहरा रही थी जिनको लेकर मेरे मन में भी बार बार संदेह उठ रहा था। मैंने सीमा से कहा कि कल जब कोई महिला मरीज इलाज के लिए आएगी तो हम दोनों भी बुर्का पहनकर ऊपर क्लिनिक में चले जाएंगे और फिर देखेंगे कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। अगली सुबह जब एक महिला अपने पति के साथ इलाज के लिए आई तो मैंने उस महिला को क्लिनिक में भेज दिया और उसके पति को वहीं बिठा दिया। मैं जल्दी से घर गई और सीमा को बुला लाई।
उसके बाद हम दोनों बुर्का पहनकर क्लिनिक गए। वहाँ हमने देखा कि इलाज के लिए आई हुई महिला चुपचाप बैठी हुई थी। हम दोनों अंदर की तरफ आगे बढ़ने लगे। विजय ने सोचा कि हम वही 2 बुर्का वाली महिलाएं हैं जो रोजाना वहाँ आया करती हैं। उसने हमसे कहा कि अच्छा हुआ जो आप लोग आज जल्दी ही आ गए। इस महिला का नाम लिख लो। इस महिला का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और इनको भी ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का बच्चा लाकर दे दो। विजय की ये बात सुनकर मैं और मेरी बहन बुरी तरह से चौंक गए। मेरी बहन ने अचानक से अपने बुर्के को हटा दिया। जैसे ही विजय ने हमें देखा वह भी बुरी तरह से घबरा गया। मैंने गुस्से से उससे कहा, अब तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि आखिर तुम महिलाओं के साथ यहाँ पर क्या करते हो। विजय कहने लगा कि मैं बहुत सालों से बेरोजगार था और इस गरीबी और तुम्हारे रोज़ रोज़ के तानों से मैं तंग आ चुका था। मेरा एक दोस्त एनजीओ चलाता है जिसमें वह बहुत समय से काम कर रहा है। उसने मुझे बताया कि उसके एनजीओ में बहुत सारे बेसहारा बच्चे रह रहे हैं। उनमें कई तरह के अनाथ बच्चे हैं, जैसे जिनके माता पिता ने उन्हें पैदा होते ही कूड़े के ढेर में फेंक दिया था। कई बच्चे ऐसी कुंवारी लड़कियों के हैं जो गलती से गर्भवती हो गईं, और कई लड़कियां तो बेचारी ऐसी हैं जिनके पति ये चाहते ही नहीं थे कि उन्हें लड़की पैदा हो। बेटे की इच्छा रखने वाले लोग अपनी नवजात बच्चियों को रात के अंधेरे में फेंक जाया करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी माएँ बहुत कम उम्र में ही विधवा हो गईं, तो दूसरी शादी करने के कारण उन्हें अपने बच्चों को मजबूरन बेसहारा छोड़ना पड़ा। मेरे दोस्त ने मुझे जो सुझाव दिया मैं उसी के हिसाब से यह काम करने लगा। उसने मुझे अपने 2 कर्मचारी दिए जो कि यहाँ आने वाली मरीज महिलाओं के ब्लड ग्रुप के सैंपल लेकर जाते थे और उनका ब्लड ग्रुप बच्चों से मैच कराया जाता था। जिन महिलाओं के पति भी इस सब के लिए तैयार हो जाते थे उनका भी हम ब्लड ग्रुप ले लेते थे और फिर उन्हें 9 महीने तक गर्भवती होने का नाटक करना पड़ता था। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में किसी भी बाहरी व्यक्ति को पता नहीं चलता था, सिर्फ महिला के पति को ही इस सब की जानकारी होती थी। और अगर कोई महिला ये कहती कि उसका पति इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा तो हम उसके पति को पहले ही ये कहकर इतना डरा देते कि अगर इस बार जरा सी भी चूक हुई तो तुम कभी भी बाप नहीं बन सकोगे। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम पूरे 9 महीने तक अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ाओ और उससे 9 महीने तक पूरी तरह से दूरी बनाकर ही रखना, ताकि बच्चे की पैदाइश में कोई भी दिक्कत ना हो सके। और फिर वह महिला अपने घर वालों को इन सब चीज़ों के लिए तैयार कर लेती थी और 9 महीने तक गर्भवती होने का नाटक करती रहती थी। गर्भवती होना सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये बात बहुत ही ज़्यादा कठिन है। हमारे ऐसा करने की वजह से एक महिला की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती है और एक अनाथ बच्चे को माँ बाप का साथ मिल जाता है। इसलिए मैं इस अच्छे काम के लिए तैयार हो गया। अगर झूठ बोलने से कोई चीज़ अच्छी होती है तो इसमें बुराई क्या है। मैं सीमा का इलाज इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मैं इस रहस्य से पर्दा नहीं उठाना चाहता था। सीमा ने कहा कि जीजा जी, अगर आपने मेरे लिए ऐसा कुछ किया होता तो सच कहती हूँ मैं कभी भी किसी को नहीं बताती, लेकिन इस सब में मेरी ही गलती है। अगर पहले मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया होता तो शायद आप मुझ पर भी विश्वास कर पाते, लेकिन अब से मैं आपके इस काम में आपका पूरा समर्थन करूँगी क्योंकि आप समाज के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके काम के कारण जिन माता पिता के बच्चे नहीं हैं उन्हें बच्चे मिलते हैं और जो बच्चे अनाथ हैं उन्हें माता पिता मिलते हैं, और इस कारण हजारों महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाती है। एक बांझ महिला के दिल पर संतान न होने की वजह से क्या बीतती है ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। एक बांझ औरत को हर रोज़ न जाने कितने तानों से जूझना पड़ता है। सीमा विजय के गले लगकर रोने लगी और मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मेरा पति समाज की पीड़ित महिलाओं के लिए बहुत ही हिम्मत का काम कर रहा था। मुझे अपने पति पर गर्व हो रहा था। मैंने भी अपने पति से माफ़ी मांगी और उनके गले लग गई। दोस्तों, हमारा समाज बांझ महिलाओं को बहुत नीची नज़र से देखता है। कई बार बांझ महिलाओं के पति उनको प्रताड़ित करते हैं और तलाक देकर दूसरी शादी कर लेते हैं,
जबकि इस समाज में बहुत सारे बेसहारा बच्चे हैं जिन्हें आप सहारा दे सकते हैं और वो कल को आपका भी सहारा बन सकते हैं। सहारा देने वाला ये ज़रूरी नहीं कि उससे आपका खून का रिश्ता ही हो। कई बार हमारे खून के रिश्ते हमें धोखा दे जाते हैं, लेकिन जिससे हमारा दिल का रिश्ता होता है वो हमारे लिए मरते दम तक साथ निभाता है। अगर आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।